2026 में इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अमेरिका, चाइना, जापान, यूके और जर्मनी, इन 5 देशों के बाद भारत का ही नंबर आता है। जीडीपी लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर है। ये काफी बड़ा नंबर है। अब एक नंबर और सुनिए, 18,700। ये है एक एवरेज इंडियन के महीने की कमाई। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि एक तरफ 4 ट्रिलियन डॉलर और दूसरी तरफ सिर्फ 18,700 रुपए पर मंथ। CMI की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% था, यानी कि हर 11 इंसान में से एक इंसान जो सच में काम ढूंढ रहा है उसे काम नहीं मिल रहा। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का ही दिया हुआ डेटा है जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो आखिर में ये 4 ट्रिलियन डॉलर आई कहां से और गई कहां? इस जीडीपी ग्रोथ का आम लोगों तक फायदा क्यों नहीं पहुंचा? और जो डिसीजन पिछले 13 सालों में लिए गए, जैसे कि जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन या 10 करोड़ नौकरी देने का वादा, आखिर उनका रिजल्ट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है 500 और 1000 रुपए का नोट कानूनी नहीं रहेगा। बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। About 10-15% of this cash will stay in the system. I don't think 100% will go out. अगर आप जीडीपी की रैंकिंग देखो तो इंडिया भले ही 6th नंबर पर आता है, पर असल में जीडीपी पूरे साइज को मेजर करता है, ना कि पर पर्सन इनकम को। जब हम पर कैपिटा इनकम को देखते हैं, यानी कि इस पूरे जीडीपी को 140 करोड़ लोगों में बराबर बराबर डिवाइड कर देते हैं, तो इस मामले में इंडिया की रैंकिंग 6ठे नंबर से 136वें नंबर पर पहुंच जाती है। जर्मनी का पर कैपिटा इनकम $54,000 है, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2700 है, यानी महीने के 18,700 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जर्मनी का एक एवरेज इंसान इंडिया के एक एवरेज इंसान से 20 गुना ज्यादा कमाता है। दुनिया के सभी यूरोपियन कंट्रीज, सभी साउथ अमेरिकन कंट्रीज और 20 अफ्रीकन कंट्रीज, इन सब का पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है। तो अगर कोई ये कहता है कि इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतना पैसा लोगों में बटा कैसे हुआ है। आइए समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। दिसंबर 2025 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बेहद चौंका देने वाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास पूरे देश का 42.5% पैसा है। इसके अलावा टॉप 10% लोगों के पास 65% पैसा है, और अगर नीचे के 50% लोगों की बात करें तो पूरे देश का सिर्फ 3 से 6% पैसा उनके पास है। ऑक्सफैम की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 200 बिलियनियर्स हैं, जबकि 2020 में ये नंबर सिर्फ 100 था। मतलब केवल 4 सालों में ये बिलियनियर्स की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके अलावा 2024 में 39,000 मिलियनियर्स ऐड हुए हैं। 2014 से 2024 इन 10 सालों में जो टॉप 10% लोग हैं और जो बॉटम 50% है, इन दोनों के बीच का इनकम गैप एकदम स्टेबल रहा है, यानी कि ये उतना ही रहा। लेकिन होना ये चाहिए था कि जो बॉटम 50% के लोग हैं उनका इनकम बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रूलिंग पार्टी की ये जो 10 साल से भी ज्यादा की गवर्नेंस है, इसमें ग्रोथ तो बहुत हुआ है, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है ये वैसी की वैसी ही है। इकोनॉमी ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन ये ग्रोथ ऊपर के लोगों तक ही जा रही है, नीचे आ ही नहीं रही है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उनके कई सारे वादों में से एक था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इस हिसाब से आज 12 सालों के बाद 24 करोड़ नौकरियां बननी चाहिए थी, पर बनी कितनी? राज्यसभा के टेबल डेटा के मुताबिक मेक इन इंडिया ने और गवर्नमेंट के बाकी सारे जॉब स्कीम्स को मिलाकर 4.5 सालों में मात्र 27 लाख जॉब्स जनरेट किए, जबकि प्रॉमिस ये था कि 5 साल में मेक इन इंडिया से अकेले 10 करोड़ जॉब्स आएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डेटा के अकॉर्डिंग आज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की संख्या 2010 के बाद सबसे कम रही है। CMI यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के डेटा के अकॉर्डिंग जून 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% तक पहुंच गए। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 20 साल से 24 साल के अनएम्प्लॉयड यूथ लगभग 16% के आसपास हैं, और अगर एजुकेटेड यूथ की बात करें तो वो लगभग 45% के आसपास है। CMI के इस डेटा पर कमेंट करते हुए फॉर्मर चीफ एडवाइजर कौशिक बासु ने कहा, इसका देश के युवाओं पर और देश के भविष्य पर एक गहरा असर पड़ रहा है। इसीलिए हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। ये सब तो फॉर्मल सेक्टर की बात हुई, लेकिन अगर इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब की बात करें तो 2015 से 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 12% की गिरावट दिखी और वर्कर्स में 22% की गिरावट दिखी। ये जो नंबर्स हैं, ये डेटा है, इनका जिम्मेदार कौन है?
ये सब कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई सुनामी आया हो या कोई अर्थक्वेक आई हो जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो, बल्कि इन सब के पीछे का कारण है वो डिसीजंस जो जानबूझ कर लिए गए हैं। और सरकार में बैठे वो लोग जो ये डिसीजंस ले रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें सैलरी तो मिल रही है, वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों से, हमारे तुम्हारे पैसों से। एक एमपी की सैलरी, अलावेंस, बंगलो, स्टाफ और ट्रैवल मिलाकर 2.5 लाख रुपए पर मंथ से भी ज्यादा हो जाता है, और पेंशन अलग से। सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन लेने वालों की सरकार में काम कर रहे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की सैलरी। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं और तुम्हारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज की सीट के लिए लाइन में लगे रह जाते हैं। Nirmala Sitharaman's daughter studied at the London School of Economics. S. Jaishankar's son, Dhruv Jaishankar, who went to Georgetown University. Minister of India, Dharmendra Pradhan ji, is himself an advocate whose child goes abroad to study. और जब इलेक्शन आता है तो फ्री का राशन बांट दिया जाता है। अकाउंट में 5-10 हजार रुपए डाल दिए जाते हैं और तुम इतने में ही खुश हो जाते हो और वोट देकर घर आ जाते हो। उन्हें किसी बात का डर नहीं, क्योंकि जब तक तुम जीडीपी की हेडलाइन देखकर खुश होते रहोगे तब तक उन्हें डरने की क्या जरूरत है। यही तो सिस्टम है। 2 लाख करोड़ डॉलर अपनी इकोनॉमी में जोड़े। 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि अब 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1 लाख डाल के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ प्रॉमिस किया कि ब्लैक मनी खत्म होगा, करप्शन रुकेगी, टेररिज्म फंडिंग बंद होगा और कैश सर्कुलेशन भी कम होगा। पर क्या ये सब हुआ? आइए समझते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद रिवील किया कि 99.3% इनवैलिडेटेड करेंसी सिस्टम में वापस आ गई, जिस पे एक सवाल उठता है कि कैश के फॉर्म में जो ब्लैक मनी थी उस पर डिमोनेटाइजेशन का कितना असर हुआ। कैश सर्कुलेशन की बात करें तो आज 28 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में है, जो कि डिमोनेटाइजेशन से पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। डिमोनेटाइजेशन से जितने भी नुकसान हुए उनमें सबसे बड़ा था इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी का कोलैप्स हो जाना। इनफॉर्मल इकोनॉमी में वो सारे जॉब्स आते हैं जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन, टैक्सेशन और लीगल प्रोटेक्शन से बाहर होते हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स, डेली वेज वर्कर्स, गिग वर्कर्स, फ्रीलांसर्स या छोटे मोटे अनरजिस्टर्ड बिजनेस। ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है ये इंडिया का बैकबोन है, और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया का 45% जीडीपी इसी सेक्टर से आता है और अधिकांश लोगों को रोजगार देता है। और डिमोनेटाइजेशन के बाद ये जो डेली वेज वर्कर्स थे और छोटे मोटे ट्रेडर्स थे, इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। 2018 में अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या 3 करोड़ हो गई थी और ये पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा था। सिर्फ 2018 की बात करो तो पूरे देश में 1 करोड़ 10 लाख जॉब्स गई, पर कोई नई जॉब नहीं आई। डिमोनेटाइजेशन के बाद जुलाई 2017 में जीएसटी आया, जिसका एक सिंपल आइडिया था, वन टैक्स वन नेशन। एक जुलाई के बाद हम सफलतापूर्वक जीएसटी में आगे बढ़ेंगे। One nation, one tax, goods and services tax or simply GST। पर इसके इम्प्लीमेंटेशन पे कई सवाल उठे। जीएसटी के लॉज एंड रेगुलेशन को पहले 5 साल में ही कई बार अमेंड किया गया। जो एमएसएमई इंडिया की जीडीपी में 45% कंट्रीब्यूट करते थे, जीएसटी आने के बाद कंप्लायंस के बोझ के तले दब गए। 2024-25 में इंडिया के स्टॉक मार्केट ने एक बहुत ही बुरा क्रैश देखा। सितंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच में सेंसेक्स में 11.79% और निफ्टी में 13% की गिरावट आई। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस भी 25% तक गिरे। और ये सब तो बस शुरुआत थी। असली खेल हुआ 7 अप्रैल 2025 को, जब ट्रंप ने इंडिया पर 26% का टैरिफ अनाउंस किया। इस खबर के बाद बस एक दिन में ही सेंसेक्स 3291 पॉइंट गिरा। 19 ट्रिलियन यानी कि 19 लाख करोड़ रुपए एक दिन में ही मार्केट से गायब हो गए। April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day we began to make America wealthy again. अक्टूबर 2024 से फेब 2025 तक इन 5 महीनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $29 बिलियन के इंडियन शेयर्स बेचे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जा क्यों रहे थे? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी स्लो हो रही थी। फाइनेंशियल ईयर 2025 के सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी 5.4% से गिरी और ये पिछले 7 क्वार्टर में सबसे ज्यादा गिरावट थी। अब एक बार के लिए ये सोच कर देखो कि ये जो 19 लाख करोड़ रुपए मार्केट से गए, ये सिर्फ इसीलिए गए क्योंकि एक फॉरेन लीडर ने टैरिफ बढ़ा दी। सोच कर देखो, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इतनी फ्रेजाइल है कि सिर्फ एक टैरिफ के अनाउंसमेंट से 19 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। और इस पर सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं। ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही कोई पॉलिसी बनाई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं चाहिए, और इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये रीअश्योरेंस काफ़ी नहीं लगा। उन्होंने 5 महीने में ही $29 बिलियन इंडियन मार्केट से निकाल लिए।
बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि सरकार और अडानी में जो रिलेशनशिप है वो इंडिया में पहले कभी नहीं देखा गया। उपसला यूनिवर्सिटी के पीस और कॉन्फ्लिक्ट के एचओडी अशोक स्वेन ने कहा कि मोदी और अडानी के बीच में काफी करीबी संबंध रहे हैं। उनका मानना है कि दोनों की सफलता और तरक्की का सफर एक साथ ही आगे बढ़ा है। 2025 में अमेरिकन प्रोसिक्यूटर ने अडानी पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सरकार को $265 मिलियन के घूस देने का चार्जेस लगाया। ठीक इसके बाद ही अडानी ने यूएस में $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया और तब जाकर ट्रंप ने वो सारे चार्जेस हटवाए। कीनिया ने भी अपने एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को देने की डील की थी। ये डील $736 मिलियन की थी, लेकिन जब घूस लेने का ये चार्जेस सामने आया तो कीनिया ने इस डील को तुरंत कैंसिल कर दिया। ठीक ऐसा ही कुछ बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी किया। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाएं कि एक तरफ पूरी दुनिया के बाकी देश जहां अडानी से हाथ मिलाने में डर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में गवर्नमेंट उन्हें और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी। अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा है। कार्नेगी इंडाउमेंट, जो दुनिया की सबसे वेल रिस्पेक्टेड रिसर्च सेंटर्स में से एक है, उनके एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडिया के ग्रोथ मॉडल में क्रोनी कैपिटलिज्म एक बिल्ट इन फीचर है। यानी कि ये कोई गलती नहीं है जो जाने अनजाने में हो रही है, ना ही कोई सिस्टम की खराबी है, बल्कि ये सब जानबूझकर किया जाता है। कुछ बड़े लोगों को ऊपर उठाओ, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स दो, उन्हें एयरपोर्ट्स दो और फिर बदले में वो तुम्हारी पार्टी फंड करेंगे। एक तरफ $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 200 बिलियनियर्स और वर्ल्ड की 5th रैंकिंग, पर दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम में 136 रैंक और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 45% और स्टॉक मार्केट क्रैश। एक तरफ अमृतकाल और विकसित भारत के सपने और दूसरी तरफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा धीरे धीरे गायब हो गया। हर साल 2 करोड़ जॉब का वादा भी कभी पूरा नहीं हुआ। एक तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की नेटवर्थ काफी तेजी से बढ़ रही और दूसरी तरफ बॉटम 50% लोगों के पास पूरे देश का मात्र 3% वेल्थ है। ये सब इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल तो है, पर दिक्कत ये है कि जो ग्रोथ है वो नीचे तक आ ही नहीं रहा है, वो ऊपर जाती है और ऊपर ही रह जाती है। जब 99.3% पुराने नोट सिस्टम में वापस आ जाएं, पर 50 से ज़्यादा लोग जब एटीएम की लाइन में लगकर मर जाएं, तो वो पॉलिसी फेलियर है। जीडीपी में 5th रैंक आने का कोई मतलब नहीं है उस इंसान के लिए जो आज भी 500 रुपये सैलरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इकोनॉमी का साइज मैटर जरूर करता है, पर उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि वो साइज किसके काम आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।